बहुत सारे डिसऑर्डर्स तो एमआरआई वगैरह पे दिखते ही नहीं। एमआरआई हेडेक में नॉर्मल होता है, पेन में नॉर्मल होता है। तो हमें मेंटली बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती है, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दोस पैटर्न्स ओवर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वी आर एबल टू डिसाइड कि अगर ये एमआरआई में नहीं दिख रहा पर इस सिम्टम कॉम्प्लेक्स से ये माइग्रेन है, ब्रेन में तार डाल के इलेक्ट्रिकल करंट से सेल को स्टिमुलेट करके हम उसे बेटर कर सकते। तो कुछ एपिलेप्सीज खत्म हो जाएंगी, कुछ खत्म नहीं होंगी और मोस्टली ट्रीट सब हो जाएंगी। तो आज के जमाने में अगर हम ठीक से दौरे की दवाई खाएं तो अधिकतर दौरे कंट्रोल हो सकते हैं। ये जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं या हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग एंड दैट हैपन और हैपेंस बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वैक्सीन, you know, they come back from work, they have their dinner, and before sleeping I think for one and a half hour they just keep scrolling, they watch Netflix, फोन पर लगे रहते हैं। तो ये ब्रेन पर कितना इफेक्ट करता है? To do social media for leisure is good, but to do it beyond leisure when it intrudes in your daily life is not a great idea. It's harmful. इससे हमारा फोकस जा रहा है, हमारी अटेंशन कम हो रही है, हमारी मेमोरी कम हो रही है, हमें हेडेक, इरिटेशन, एंजाइटी, सोशल मीडिया डिपेंडेंस, तो हम बोलते हैं वो ब्लूटूथ डिवाइसेस दैट पीपल आर यूजिंग दीज डेज सच एज एयरपॉड्स, यस, क्या वो ब्रेन में कुछ इम्पैक्ट करता है? उससे कुछ हार्मफुल रेज, ऐसी रेडिएशंस निकलते हैं जो दिमाग के लिए अच्छी नहीं है? Before we move on to the other disorders, let's understand a little about you. We'll take a step back. तो आप बताएं डॉक्टर गुप्ता के मतलब क्या कहाँ आप पले बड़े हैं, क्या आपकी एजुकेशन रही है? सब मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, वेस्ट दिल्ली में विकासपुरी करके एक प्लेस में। जी जी। और आई हैव डन माय ग्रेजुएशन and post-graduation from a place called MAMC in Delhi, and I've done my DM from AIMS in Delhi. So I am a through and through Delhiite. Delhiite. तो आपने यही फील्ड क्यों चुना? Because a lot of kids, मतलब अगर मैं आपके टाइम की भी बात करूं तो उस समय लोग मेडिकल जाने से डरते थे, तो आपके कैसे विचार बना मेडिकल? बहुत सारे बच्चे तो कपिल देव बनना चाहते थे हमारे टाइम, बट सी आई कुड हैव डन मेनी थिंग्स, मैं बहुत सारे काम कर सकता था, बट जब मैंने इवैल्यूएट करा तो स्ट्रेंजली मुझे क्वेश्चन दिमाग में आया कि विच इज दी साइंस विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर मैं लॉयर बनूं और लॉ भूल जाऊं, दुनिया लॉ भूल जाए, दुनिया पेंटिंग भूल जाए, दुनिया सिंगिंग भूल जाए, अकाउंटेंसी भूल जाए, तो कौन सा ऐसा साइंस है जो नहीं उसे भूलना चाहिए। एंड आई रियलाइज कि मेडिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन लाइफ में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि वो लाइफ को बचाती है और लाइफ की लिविंग को बेटर करती है। तो इसलिए सब कुछ छोड़ के फिर मैंने डिसाइड करा कि हम डॉक्टर बन जाते हैं, और मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो मैंने सोचा था वो मैं कर पा रहा हूँ, आप अचीव कर पाए। अच्छा, डॉक्टर्स में भी ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई लंग्स, और कोई ऑर्थोपेडिक बनना चाहता है, तो आपने न्यूरोलॉजी क्यों पकड़ा? सब मेरे एक टीचर थे बड़े एस्टीम डॉक्टर नेहरू, तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे कैफेटेरिया में ऐसे कॉफी पीते पीते बोला कि यार प्रवीण तू न्यूरोलॉजिस्ट बन जा, इंटेलिजेंट लोग न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनते। मैंने कहा सर मैं इंटेलिजेंट हूँ? उसने कहा, सर ने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, बट जोक्स अपार्ट, ब्रेन वॉज वेरी इंट्रीगिंग। सबका बड़ा सिंपल, जैसे मैंने इतने डिसऑर्डर्स बताए तो कार्डियोलॉजी में इतने डिसऑर्डर्स, इतनी चीजें नहीं है। तो ब्रेन को एनालाइज करने के लिए हमें चेस की तरह दिमाग लगाना पड़ता है कि ये डिसऑर्डर कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, इतने तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग टू अंडरस्टैंड दोज डिसऑर्डर्स। और बहुत सारे डिसऑर्डर्स तो एमआरआई वगैरह पे दिखते ही नहीं। एमआरआई हेडेक में नॉर्मल होता है, पेन में नॉर्मल होता है। तो हमें मेंटली बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती है, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट बन गया। कैसे, मतलब अगर वो एमआरआई में नहीं पकड़े जा रही है तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि क्या क्या डिजीज है? सर एक पैटर्न है, विद आवर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एंड ट्रेनिंग वी हैव रियलाइज्ड पैटर्न्स ऑफ डिजीज एंड वी अंडरस्टैंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। जैसे मेरे पास अगर एक स्ट्रोक आएगा तो उसका एक पैटर्न है कि वो ऐसे डेवलप होगा, ऐसे वर्सन होगा, और 80% डिजीज उस पैटर्न को फॉलो करेगी, 10% उसे फॉलो नहीं भी कर सकती है। तो by understanding those patterns over years of experience, we are able to decide कि अगर ये MRI में नहीं दिख रहा पर इस सिम्टम कॉम्प्लेक्स से ये माइग्रेन है, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है,
ये स्ट्रोक है, एमआरआई में अभी नहीं दिख रहा पर दोबारा करेंगे तो दिख जाएगा. So that is the fascination. So basically clinical examination. Clinical examination is the fascination. History is the fascination. और उसमें आपने कभी सर्जरी का नहीं सोचा? So surgery I could have done, but I thought applying mind Is to better. solve problems is my forte. Doing handwork is somebody else's forte. So I chose to become a neurologist. Medical दिमाग लगाते हैं. That's good. Again, we'll come back to our disorders, sir. So, this one again, which is becoming very, very common and we hear it every now and then is the Parkinson. तो आप थोड़ा हमारे viewers को simple language में बताएं कि ये है क्या और कैसे लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखिए, शो के शुरू में हमने बात की थी कि ब्रेन सेल्स के पास कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमीटर्स होते हैं. तो एक ट्रांसमीटर होता है डोपामीन. डोपामीन, करेक्ट. हमारे ब्रेन का जो मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर होता है वो डोपामीन होता है. तो ब्रेन के मिड में एक सेक्शन होता है बेसल गैंग्लिया जहां पे डोपामीन के सेल स्टोर होते हैं. जब ये सेल 70% तक कम हो जाते हैं तो ब्रेन में डोपामीन की डेफिशिएंसी होने लगती है. तो ब्रेन के वो जो सेल्स हैं मूवमेंट के इंपल्स को क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ट्रेमर, स्लोनेस, स्टिफनेस, इम्बैलेंस, ये सब प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं. और जनरली एक साइड के सेल्स पहले कम होते हैं, दूसरी के बाद में कम होते हैं. तो यूजुअल पार्किंसन डिजीज में यूजुअली एक साइड पे सिम्टम्स होते हैं. तो ये अगर ट्रेमर, कंपन, चलने में दिक्कत, इम्बैलेंस और स्टिफनेस और स्लोनेस, आपने देखा लोग स्टूप कर जाते हैं, आगे को झुक जाते हैं, छोटे छोटे कदम से चलते हैं, ये पार्किंसंस के कार्डिनल साइंस हैं जो डोपामिन की डेफिशिएंसी से ब्रेन में होता है. अच्छी बात क्या है कि वो डोपामिन को हम एक्सटर्नली सप्लीमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब अगर हम उस डेफिशिएंसी को कम कर देंगे तो पार्किंसंस के पेशेंट्स की लाइफ बेटर हो सकती है. तो इसको आप डायग्नोज कैसे करते हैं कि किसी को पार्किंसन है? क्लिनिकली जब हमारे ऑफिस में पेशेंट आता है और वो छोटे कदम से झुक के चल रहा होता है, उसका एक हाथ कांप रहा होता है और उसका फेस रोबोट के जैसे मास्क लाइक हो जाता है, उस पर एक्सप्रेशन कम हो जाते हैं, तो हम घुसते भी कभी कभी डायग्नोज कर लेते हैं कि ये पार्किंसन है. सो बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन. बट आजकल हमारे पास स्कैन्स अवेलेबल हैं. देयर इज अ न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन कॉल्ड ट्रोडैट स्कैन, क्योंकि यूजुअल पार्किंसन डिजीज में एमआरआई नॉर्मल होता है, पर ट्रोडैट स्कैन पे हम पार्किंसंस को कंफर्म कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं किस टाइप का पार्किंसंस है, ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस पेशेंट में. ओके. और ये क्योरेबल होता है? इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? ये क्योरेबल नहीं है, ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है. Okay. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जो सेल अभी 70% कम हुए थे वो और कम होते जाएंगे धीरे धीरे. ये एक्चुअली में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, तो हम जितनी उसकी जरूरत बढ़ती जाएगी उतने डोपामिनर्जिक ड्रग्स देते जाएंगे तो वो उसके सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे, उसका चलना बेटर हो जाएगा, ट्रेमर बेटर हो जाएगा, बैलेंस बेटर हो जाएगा. ये इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है. कुछ लोगों को ब्रेन में ज्यादा डैमेज होती है, लार्जर एरिया पे डैमेज होती है, तो उनका पार्किंसंस दवाई को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिसे हम पार्किंसंस प्लस डिजीज बोलते हैं. ओके. पार्किंसन से ज्यादा इसके अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं, उसको भी हम दवाई से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. तो पार्किंसंस में 10-10 साल तक सर लोग दवाई से ठीक रह सकते हैं. और जब दवाई से ठीक रहना बंद हो जाते हैं तो एक सर्जरी होती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. ब्रेन में तार डाल के इलेक्ट्रिकल करंट से सेल को स्टिमुलेट करके हम उसे बेटर कर सकते हैं. तो ये सर्जरी एक ही बार ही होती है या बार बार करानी पड़ती है? एक बार ही होती है, फिर उसमें अगर 5-10 साल आदमी लास्ट कर लेता है, बैटरी खराब होती तो बैटरी चेंज कर देते हैं मशीन की. अच्छा, उसमें बैटरी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, पेसमेकर है, वो ब्रेन पेसमेकर है. ओके. सो दैट्स अ ब्रेन पेसमेकर फॉर ब्रेन. ठीक है सर. ये एपिलेप्सी भी क्या अभी कॉमन है या ये कम होती जा रही है इंडिया में? सर ये कॉमन है. अच्छा, अभी भी है काफी कॉमन. तो वो भी हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा उसके बारे में बताएं. सो जैसे हमने बताया कि ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. हाँ. तो आप समझिए उस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत सारा करंट एक साथ चलता है. ऐसे ही जब ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होता है सेल्स में, तो सारी जो वायर्स हैं एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, तो पूरा ब्रेन ऐसे, बॉडी ऐसे हिलने लगती है, जैसे हम दौरा बोलते हैं, सब लोगों ने फिट देखा हो जी. तो ये एक टाइप का दौरा है. कभी कभी शॉर्ट सर्किट छोटा होता है और ब्रेन थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है, तो उसमें आदमी सुस्त हो जाता है, गुमसुम हो जाता है.
समझता नहीं है क्या हो रहा है, या बॉडी का एक ही पार्ट हिलता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट छोटा होता है, तो इसे हम बोलते हैं फोकल एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बहुत कॉमन है, 100 में एक आदमी को एपिलेप्सी होती है। और पर सबसे बड़ी बात क्या है कि एपिलेप्सी की बहुत मिथ्स हैं कि ये छूत की बीमारी है, पागलपन है, पर एपिलेप्सी एक मेडिकल डिसऑर्डर है। इससे एपिलेप्सी से आदमी की काम करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी नहीं कम होती। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन का। अगर हम उस डिसफंक्शन को ठीक कर देंगे तो एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जॉन डी रोड्स को एपिलेप्सी थी, ही वाज स्टिल द बेस्ट फील्डर। जूलियस सीजर और अलेक्जेंडर को भी एपिलेप्सी थी, बट दे वर स्टिल द बेस्ट जनरल्स। तो एपिलेप्सी हमारे माइंड को इंपेयर नहीं करती, हमारी एबिलिटी को इंपेयर नहीं करती, बस वो एक ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करती है ब्रेन में, जिससे कुछ समय के लिए हमें दौरा आ जाता है, हम अपना काम नहीं कर पाते। ये कितना फ्रीक्वेंट होते हैं सर दौरे? सो दौरे बहुत वेरिएबल होते हैं। जो कॉमनेस्ट टाइप की एपिलेप्सी होती है, जो यंग फीमेल्स को होती है, यंग लोगों को होती है, जिसे हम बोलते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, उसमें दौरे कभी कभी आते हैं। फिर कुछ एपिलेप्सीज बच्चों में कॉमन होती हैं, जिन्हें कभी कभी दौरे आते हैं। एक बच्चों को फीवर में दौरे आते हैं, इसे बोलते हैं फेब्राइल सीजर, जो एपिलेप्सी नहीं होती पर दौरे होते हैं। 10% लोगों को दौरे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, जिनको सर में चोट लगी होती है, या बर्थ के समय ब्रेन में डैमेज हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन से ब्रेन में डैमेज हो जाती है, उन लोगों को दौरे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। फिर ओल्डर एज में जब डिजनरेशन होती है ब्रेन की, तो एल्डरली लोगों को भी दौरों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एपिलेप्सी ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, क्योरेबल नहीं है। ये भी क्योरेबल भी हो सकता है। क्योरेबल भी हो सकता है। तो एपिलेप्सी क्योंकि एक वेरी डिसऑर्डर है, करीब उसके 100 कॉजेज हो सकते हैं। ब्रेन में टेपवर्म चला गया तो उससे एपिलेप्सी हो गई, ब्रेन की टीबी हो गई, या इनफैक्ट मेनिंजाइटिस हो गया तो एपिलेप्सी हो जाएगी, हेड इंजरी हो गई तो एपिलेप्सी होगी, स्ट्रोक होगा तो एपिलेप्सी हो जाएगी, या जेनेटिकली जो ब्रेन के सर्किट्स हैं वो बने ही लूज होंगे तो भी एपिलेप्सी हो जाएगी। उसे हम चैनल डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के ट्रांसमिशन में ट्रांजिएंट डिफेक्ट होता है। तो कुछ एपिलेप्सीज खत्म हो जाएंगी, कुछ खत्म नहीं होंगी, पर मोस्टली ट्रीट सब हो जाएंगी। तो आज के जमाने में अगर हम ठीक से दौरे की दवाई खाएं तो अधिकतर दौरे कंट्रोल हो सकते हैं। सर, आपने भी टेप वॉर्म की बात करी है। इट्स अ वेरी जेनरिक एंड कॉमन क्वेश्चन अबाउट ईटिंग कैबेज। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कैबेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? सर, टेपवर्म कैबेज से चिपक गया है। हाँ। और टेपवर्म डिजीज सिर्फ कैबेज से होता नहीं है। हाँ, काफी। और टेपवर्म कैबेज में नहीं होता। बेसिकली अनहाइजीनिक खाना अगर हम खाते हैं और स्टूल का वेजिटेबल से कंटामिनेशन होता है पानी के रास्ते, किसी रास्ते, तो टेपवर्म के सिस्ट जो हैं वो हमारे खाने के थ्रू हमारे पेट में आ जाते हैं। कभी कभी हमारे पेट में डिफेक्ट होता है तो वो ब्लड के रास्ते वो सिस्ट ब्रेन में जाके लॉक कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टी सर्कस। तो जो ब्रेन में लॉक करते हैं वो टेप वर्म नहीं होते, वो टेप वर्म के अंडे या सिस्ट होते हैं। सिस्ट की एपिलेप्सी इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी है, पर अच्छी बात यह कि क्योरेबल फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी है। उसका पता कैसे चलता है किसी पेशेंट को कि ऐसा कुछ हो गया होगा? तो जब सिस्ट ब्रेन में जाके लॉज करता है तो वो ब्रेन को इरिटेट करता है, वहां स्वेलिंग कॉज करता है। तो जनरली क्योंकि वो ब्रेन के एक पार्ट में गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में इरिटेशन से दौरा आता है। तो जो सिस्ट के दौरे होते हैं यूजुअली वो एक हाथ या एक पैर से जनरली चालू होते हैं, फिर वो पूरी बॉडी में फैलते हैं। जब हम एक MRI करते हैं या CT करते हैं तो हम उस टेपवर्म के सिस्ट को देख पाते हैं, और हम सीरियल MRI या CT करके उसकी हीलिंग को भी मॉनिटर कर पाते हैं। और जब वो हील कर जाता है तो हम बहुत सारे लोगों की दवाइयां परमानेंटली बंद कर देते हैं। ओके। एक और सर, एक मतलब वेदर इट्स अ मिथ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से दिस दीज डेज के ये जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं या हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग एंड दैट हैपेंड और हैपेंस बिकॉज ऑफ COVID-19 की वैक्सीन। सो लेट्स ट्राई एंड एनालाइज इट। कोविड ने हमारे कोगुलेशन को या क्लॉटिंग के सिस्टम को काफी खराब किया, तो बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड स्ट्रोक और हार्ट अटैक हुए। वी ऑल रियलाइज दैट। फिर जो वैक्सीन है वो भी वैसे ही काम करती है, तो वैक्सीन से भी कुछ लोगों को वैक्सीन इंड्यूस्ड स्ट्रोक हुए। बट हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी ने 3 साल पहले एक बार वैक्सीन लगाई थी और आज स्ट्रोक हो रहा है
तो उसकी कॉजल रिलेशनशिप बहुत कम होगी, क्योंकि अगर वैक्सीन ने स्ट्रोक किया होता तो वो तभी कर उस देता। समय पे ज्यादा हुआ होता है ना, आज क्यों होगा? तो पोस्ट कोविड एरा में वी हैव अ टेंडेंसी टू से कि मुझे कोविड हुआ था उसकी वजह से बीमारी है, ये लॉन्ग, वी हैव अ टेंडेंसी टू ब्लेम थिंग्स ऑन कोविड और कोविड वैक्सीन। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रोक का रिस्क बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, हमारी स्लीप कम हो रही है, स्मोकिंग बढ़ रही है दुनिया में, ओबेसिटी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन अर्ली एज में हो रही है, पोल्यूशन इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर क्लॉटिंग इन द ब्रेन एंड द हार्ट। तो हमारे रिस्क फैक्टर्स इतने बढ़ रहे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है, यह थॉट प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, कि जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, अगर हम उस पर ब्लेम करते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ बदलेंगे नहीं। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स को अगर हम ट्रीट कर लेंगे तो हम 50% सर बिना कम दवाई से अपना स्ट्रोक रिस्क और हार्ट रिस्क हटा सकते हैं। ना तो उस पे फोकस करना, खुद पे फोकस करना जरूरी है सर। नहीं, आई एम श्योर जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। आई थिंक राइट नाउ दैट डिसिप्लिन इज मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ राइट नाउ। लोग सोते नहीं है टाइम पर, जंक फूड चल रहा है, घर का खाना नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है। अब इससे ही रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर, कि जो ये स्क्रीन टाइम है, पीपल अ लॉट ऑफ टाइम्स they come back from work, they have their dinner, and before sleeping I think for 1.5 hour they just keep scrolling, they watch Netflix और मतलब फोन पर लगे रहते हैं। तो ये ब्रेन पर कितना इफेक्ट करता है? सर देखिए क्या है कि हमारे ब्रेन का एक सिस्टम बना, हमारा एक सर्केडियन रिदम है जिससे हमारा हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट होता है। जब सूरज की रोशनी जाती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि रोशनी जा रही है, अपनी एक्टिविटी कम करो। तो जैसे स्लीप डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? जैसे हम अपने एक लैपटॉप को शट डाउन करते हैं तो वो शट डाउन होने के बाद थोड़ी देर में धीरे धीरे शट डाउन होता है। तो स्लीप का मतलब है ब्रेन का शट डाउन, है ना, ताकि वो कल रीस्टार्ट हो सके। पर अगर हम ब्रेन को चलाते रहेंगे, उसमें रील देखते रहेंगे तो डोपामिन स्पाइक करता रहेगा, तो हमारी नींद उड़ जाएगी, हमें नींद आएगी नहीं। तो ये जो हम लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं, सोने से पहले अपने आप को स्टिमुलेट करते रहते हैं, वो आज की डेट में जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जो एंजाइटी जनरेट हो रही है, उसका मेन कारण है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल कि हमें आइडियली सोने से आधा घंटा पहले अपने आप को सोने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में जब हम शट डाउन करते हैं, सारे प्रोग्राम को सेव कर करके जैसे शट डाउन करते हैं, तो अपने दिन की एक्टिविटीज को क्लोज करना है मेंटली और फिर सोने जाना है, ताकि हमें एक रिलैक्सिंग नींद आए। ऐसी नींद नहीं आए कि नींद में भी दिमाग चलता रहे कि इसका हिसाब ये है, यहाँ ये हो रहा था, मैंने नेट पे ये देखा। ऐसी नींद से तो रेस्टफुल नींद नहीं आ रही ना। इसलिए इट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया टू डू सोशल मीडिया फॉर लेजर इज गुड, but to do it beyond leisure when it intrudes in your daily life is not a great idea. It's harmful. तो क्या जो लोग इसको रोकते नहीं और ऐसे ही कंटिन्यू रात में देखते रहते हैं, can it become a chronic disease It at can, a later stage? It can sir. देखिए उससे क्या हो रहा है, कोई आदमी 2-3 बजे तक नहीं सो रहा, ये कर रहा है, एक तो वो एडिक्ट हो गया उस स्पाइकिंग का। दिन में जब उसे स्टिमुलेशन नहीं मिल रही तो उसका ब्रेन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। दूसरा, लैक ऑफ स्लीप से उसे इनअटेंशन हो रही है, उसका फोकस जा रहा है, उसकी मेमोरी वीक हो रही है, वो रील को स्क्रॉल करने में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है ना। हम टीवी को इडियट बॉक्स बोलते थे सर पहले। इडियट बॉक्स इसलिए बोलते थे कि टीवी में सब कुछ टीवी करता है, हम सिर्फ मूक दर्शक बन के उसे देखते हैं, तो वो हमारी मेंटल इंटेलिजेंस को बढ़ाता नहीं है, कम करता है। तो ये जो रील्स हैं ये एक्सटेंडेड वे में सेम काम कर रही हैं, हमारे माइंड को डल कर रही हैं, उसे नंब कर रही हैं। इससे हमारा फोकस जा रहा है, हमारी अटेंशन कम हो रही है, हमारी मेमोरी कम हो रही है, हमें हेडेक, इरिटेशन, एंग्जाइटी, सोशल मीडिया डिपेंडेंस, कितने सारे और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो हम रियलाइज नहीं कर पाते। अब इसके अलावा भी सर मतलब एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं वो ब्लूटूथ डिवाइसेस दैट पीपल आर यूजिंग दीज डेज सच एज एयरपॉड्स। यस, क्या वो ब्रेन में कुछ इम्पैक्ट करता है, उससे कुछ हार्मफुल रेज, ऐसी रेडिएशंस निकलते हैं जो दिमाग के लिए अच्छी नहीं है?
देखिए, पहले एक बार एक बहुत बड़ा रिसर्च आया था जो ये बोलता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ते हैं। और उसके बाद लोगों ने रिसर्च किया तो पता लगा कि जो मोबाइल रेज होती हैं इनसे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जो पहले 5G के आने पर भी काफी लोगों ने कहा था कि इनफैक्ट कोविड को भी आधा ब्लेम उन्होंने 5G पे कर दिया था। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, पर सर कोई भी चीज की ज्यादा स्टिमुलेशन करेंगे तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे हेडेक होता है। हमने पहले बात की कि हेडेक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम एक ईयरपॉड लगा के अपने ब्रेन को बार बार स्टिमुलेट करते रहेंगे तो वो थक जाएगा, टायर हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हेडेक, इरिटेबिलिटी, माइग्रेन हेडेक्स, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ फोकस, ये सब तो उससे बढ़ ही रहा है ना सर। अगर उससे इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन से कुछ सेल्यूलर डैमेज आज कंफर्म नहीं है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म में कंफर्म भी हो जाए। वी हैव नॉट लिव्ड दैट लाइफ फॉर 100 years अभी ना, ये तो 5 साल से ऐसे हुआ है। हमें नहीं मालूम कि 20 साल में इसका क्या एबनॉर्मल इफेक्ट हो सकता है। दैट वी विल नो वंस इट इज टू लेट। बट आज की डेट में हेडेक, लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ फोकस, ब्रेन फॉग जैसे प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे ना सर। एक और भी है ये, मतलब the current lifestyle that we all have, we encounter a lot of stress. पूरा दिन किसी को जॉब का प्रेशर है, कोई सेल्स है उसका प्रेशर है, किसी की EMI का किसी को प्रेशर हो रहा है, या कोई घर में बीमार है उसका प्रेशर है। ये कितना इम्पैक्ट आपके ब्रेन को करता है? बहुत ज़्यादा सर। देखिए क्या है कि हमारा ब्रेन एक सिस्टम है जिसकी एक फाइनाइट, जैसे एक मेरे सेल फोन की कैपेसिटी है, उसकी इतनी रैम है, उसकी इतनी प्रोसेसिंग स्पीड है। जब मैं उसको ओवरलोड कर देता हूँ तो वो हैंग कर जाता है। अगर मैं उसमें 6 ऐप खोल देता हूँ तो वो हैंग कर जाता है। ऐसे ही मेरा ब्रेन की एक फाइनाइट वर्किंग मेमोरी है, कैपेसिटी है। स्ट्रेस क्या करती है, ब्रेन का जो रिजर्व है या उसके रिसोर्सेज उसे खा लेती है, तो ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब सपोज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्या हो गया, ये बॉस ने क्या बोला, उनको क्या होगा, तो मेरा आपके साथ ध्यान नहीं है, मेरा रिसोर्स डिवाइडेड है। इट लीड्स टू लैक ऑफ मेमोरी, इट लीड्स टू लैक ऑफ फोकस, इट लीड्स टू ब्रेन फॉग। आजकल लोग बोलते हैं मुझे ब्रेन फॉग हो गया है, क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर सारे खर्च हो जाते हैं। इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंक्रीज हेडेक्स। उसके अलावा ये हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देती है। जैसे सिंपैथेटिक हार्मोन जैसे कोलेस्ट्रॉल्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन बढ़ जाता है सर। उसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स जो हम बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस उसका सबसे बड़ा कारण है। करेक्ट। मेरे को आपसे ये भी पूछना था कि और बिफोर आई जंप ऑन टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड एज अ principal director here at Fortis, what exactly is your job profile and job responsibility? So my job responsibility is to actually oversee the department of neurology, where we look at this multifaceted department, जो ये सारे disorders जो हमने डिस्कस किए हैं, इन सबको ट्रीट करता है। लार्ज नंबर ऑफ मोर देन 100 पेशेंट्स पर डे हमारे ओपीडी में आते हैं, जैसे इवेल्युएट करता है। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स आर एडमिटेड विद अस, उनके ट्रीटमेंट्स को ओवरसी करता है। जब वो घर चले जाते हैं तो उनकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर को ओवरसी करता है। मेडिकल एजुकेशन, नर्सिस एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ फेलो फिजिशियंस, टीचिंग आवर यंगर कोलीग्स, ये सारे काम हम करते हैं। तो एज दिस एंड बी ऑर्गेनाइज के कौन सी नई रिसर्च को हम ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट करें, कौन सी नई टेक्निक्स को लाएं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को बेटर करने के लिए। तो ये सारा काम हम एक टीम के साथ मिलकर करते हैं। माय जॉब इज टू ओवरसी दैट टीम एंड इंश्योर इट प्रॉपर फंक्शनिंग। ओके, विद दिस AI कमिंग इन एंड अ लॉट ऑफ न्यू टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर कमिंग, तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड में how is it working? Is it good? Is it bad? And what do you think is going to change in next, let's say, 5 years? So अभी क्या है सर के AI के बहुत सारे टेस्ट हुए, पर मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। क्योंकि अगर एरर होगा तो उसका रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए AI की रैपिड एडॉप्शन मेडिकल फील्ड में नहीं हो पा रही। और जैसे एक्सरे रीडिंग है, स्लाइड रीडिंग है,
उसका काम एआई कर रही है। तो हमारी रेडियोलॉजी हम स्ट्रोक देखने गए तो बहुत जगह पे रैपिड एआई सिस्टम्स लगे हैं जो स्ट्रोक एमआरआई को इवैल्यूएट करके डॉक्टर को दे देते हैं। तो एक बहुत बड़ा फियर है कि एआई बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। वही रोबोटिक सर्जरीज भी आजकल बहुत लोग प्रेफर करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छी है क्योंकि रोबोट एक मशीन है जिसकी मेरी उंगली की थिकनेस इतनी है, उसकी पिंसर की थिकनेस इतनी कम है कि वो कम ब्लड लॉस, कम ट्रॉमा के साथ सर्जरी कर सकता है। पर वो मशीन ठीक काम कर रही है कि नहीं, वो डिसर्न करने के लिए एक केपेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस माइंड की जरूरत अभी भी है। तो रोबोटिक सर्जरी इज डन बाय मशीन्स बट गाइडेड और सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे मुझे लगता है सर कि आने वाले टाइम में एआई एनेबल्ड मेडिसिन विल बिकम बेटर, जिसमें जैसे मेरे जैसे डॉक्टर्स, आपने मुझे कुछ कंप्लेंट्स बताए, उनको एआई से इवैल्यूएट करके उसके ट्रीटमेंट को रैपिडली इवैल्यूएट करके टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस का डुअल फायदा दे पाएंगे। राइट? एआई अकेले से काम नहीं कर पाएगी, शायद मैं भी अकेले से काम नहीं कर पाएंगे। हम दोनों मिलके, डॉक्टर प्लस एआई कैन गिव यू पॉसिबली बेटर solutions to for your health. So basically आप ये कह रहे हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेगा या मे बी और कुछ साल तक तो रहेगा जब तक एआई और ये रोबोटिक सर्जरीज दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। सब बहुत साल तक रहेगा क्योंकि देखो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक हेडेक के 25 कॉज है ना। अब उसपे से डिसर्न करना और इंश्योर करना और उस 2 लोगों को फिल्टर आउट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें ह्यूमन इंटरफेस, आप मुझसे बात कर रहे हो तो आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके साथ में आपको एम्पैथी, सिंपैथी, कॉन्फिडेंस, बूस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग के आपकी लार्जर प्रॉब्लम कहाँ है वो भी तो दे रहा हूँ ना। तो वो वाला जो एलिमेंट है वो एआई में मिसिंग है। तो वो इसलिए डॉक्टर्स को इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकती। जैसे हमने बोला हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी मेंटल अदर इश्यूज ना, तो it may be not be understood or it may not be addressed by simply giving कि ये 3 दवाइयां खाओ परसों वापस आ जाना। कुछ आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं सर। आई वाज जस्ट रीडिंग दैट यू एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट स्ट्रोक सेंटर इन गुड़गांव एंड वाज द फर्स्ट यूज सोलो मैकेनिकल इन द रीजन। तो ये क्या आपने अभी करा है इनिशिएटिव जो लिया? देखिए स्ट्रोक सेंटर पहले थे नहीं, तो हमने फर्स्ट डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर एस्टैब्लिश किया जो लोगों को 24/7 365 डेज अ ईयर केयर एश्योर करता था कि अगर किसी को एक्यूट स्ट्रोक होगा तो आप हॉस्पिटल में आएंगे तो वो जो 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड का ट्रीटमेंट है वो हम देंगे आपको। तो टू डू दैट कमिटमेंट वाज अ ह्यूज आस्क, क्योंकि साल दर साल मिनट दर मिनट अवेलेबल होना और ये करना बहुत जरूरी था। तो सॉलिटेयर स्टेंट सर वो अमंग दी फर्स्ट स्टेंट जो क्लॉट को खींच के बाहर निकालता था। तो वो स्टेंट हमने आज से करीब 14-15 साल पहली बार यूज किया था। तो ये कहाँ आपने सेंटर डेवलप किया सर? तो हमने पहले आई स्टार्टेड द पारस हॉस्पिटल ऑफ गुरुग्राम। आई वाज द हेड ऑफ न्यूरोलॉजी देयर। ओके, आई टुक दैट सेंटर टू सम हाइट। देन मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में मैंने सेंटर चालू किया। आई डेवलप दैट सेंटर टू अ न्यू हाइट। देन आई केम हियर। ये सेंटर भी बहुत इन्फेंसी में था। देन वी हैव बीन डेवलपिंग दिस सेंटर फॉर लास्ट 10 years now. So we have a stroke center here also in Absolutely. Every place that we have gone, we've had a dedicated stroke center and dedicated stroke manpower जो आपको अश्योर करती है कि जो हम बोल रहे हैं आपसे, आपको बता रहे हैं, हम उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। तो क्या डिमांड्स या क्या आस्क रहती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रोक सेंटर इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल? उसमें बेसिकली एक रैपिड सीटी या एमआरआई होना चाहिए ताकि पेशेंट आते ही उसका सीटी या एमआरआई हो जाए, उसका रैपिड ब्लड वर्क हो जाए, एक न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो जो उसको रीड करके स्ट्रोक ट्रीटमेंट्स को इमीडिएटली दे सके। बेस्ट और बेटर है तो एक एंजियोग्राफिक लैब होनी चाहिए जहाँ पे जिन लोगों को स्टेंट से क्लॉट निकालना है वो रैपिडली किया जा सके। और ये एसओपी डेवलप होना चाहिए ताकि रात के 3 बजे भी सीमलेसली ये काम हो सके और रैपिडिटी से हो ताकि वो गोल्डन आवर चला ना जाए। तो आपने ये एसओपी पूरा आपने खुद लिखा बनाया? अच्छा, फिर अगली जगह पे भी लिया, फिर यहाँ पे भी लाए।
तो ये this is your third hospital where you've introduced एब्सोल्युटली the stroke centers. जी। That's commendable, sir. एक और मैंने चीज पढ़ी कि that you performed the first DBS procedure in Gurgaon. So इसके बारे में आप बताएं। सर देखिए, डीबीएस एक पेसमेकर है जो ब्रेन का पेसमेकर है, जो हम नहीं करते, हम उसे करवाते हैं along with our fellow neurosurgeons. तो I used to work with a neurosurgeon named Dr. Alok Gupta, who was the master of DBS at one time. So along with him, we did the first DBS for epilepsy in Asia, where हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से जो एपिलेप्सी ड्रग से ठीक नहीं होती उसको ठीक कर सकते हैं. And we can do DBS for psychiatric disorders like OCD and movement disorders like Parkinson disease. So we did a lot of DBS, and we started that program way back 15 years behind from now. 2009-10 में सर. 2009-10 में वो आपका मेरे पास CV आया था, एंड दैट वाज लाइक, मतलब मैंने पहली बार ही ऐसा देखा, इतना आपने डिटेल में हर एक चीज़ जो है कैप्चर करी हुई, अपने सारे सेमिनार्स, अपने सारे अचीवमेंट्स, आपने कहाँ कहाँ काम किया, अपना हिस्ट्री, आपकी फैमिली के बारे में इतना डिटेल में दिया हुआ था. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. डिसलेक्सिया जो बच्चों में होता है वो कितना कॉमन है आज की डेट में? डिसलेक्सिया या बच्चों की जो डेवलपमेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं या लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं वो फेयरली कॉमन है स्कूल में. और आई विल टेक दिस मोमेंट टू टेल कि हम जिन बच्चों को नालायक बोल के स्कूल में पीछे कर देते हैं, डांट देते हैं, हम कंसिडरेशन नहीं देते, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों को एक मेंटल लर्निंग या बिहेवियर चेंज हो, उसको ADHD हो, बॉर्डरलाइन ऑटिज्म हो, डिसलेक्सिया हो, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे. तो अगर हम बच्चों की मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन करेंगे तो डिसलेक्सिया, बॉर्डरलाइन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, ADHD बच्चों में पहचान पाएंगे. तो हम उनको नालायक ब्रांड करके अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालेंगे. बेसिकली हम उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे तो वो बच्चे कुछ और बेटर अचीव कर सकते हैं सब. बट ये कितना कॉमन है सर? मतलब क्या आते हैं बच्चे भी जिनको डिसलेक्सिया होता है? हाँ सर, बच्चों को डिसलेक्सिया, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, सब इनमें सबसे कॉमन है ADHD सर. ADHD बहुत कॉमन है. ADHD बहुत कॉमन है. ये पीछे मैंने भी एक पीडियाट्रिशियन के साथ पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी यही बोला कि ADHD आई थिंक इज द मोस्ट कॉमन वन विद किड्स. बट फिर भी मैं एक बार ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक सिंपल टर्म में, मतलब ताकि पेरेंट्स समझ पाए कि डिसलेक्सिया होता क्या है. जैसे हमने डिस्कस किया सर कि ब्रेन की एक प्रोसेसिंग है. ब्रेन में इंफॉर्मेशन एक सर्किट से दूसरे सर्किट जा रही है और वो सर्किट उसको इफेक्ट कर रहा है. डिसलेक्सिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम जहाँ पे मेरा इफेक्टर ऑर्गन जो है, जो लिख रहा है, वो ठीक से उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. तो जो मेरा सिग्नल है वो इनएप्रोप्रिएटली आ रहा है, तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, मेरे को राइटिंग डिसेबिलिटी हो रही है. तो इट इज बेसिकली ब्रेन के जो एसोसिएशन एरियाज का डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से मेरे मोटर इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है, मेरे ब्रेन की सोच का ट्रांसमिशन, वो एग्जैक्ट नहीं हो रहा. और अच्छी बात क्या है कि मोस्ट पीपल विल गो आउटग्रो देयर डिसलेक्सिया. दे विल आउटग्रो. जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जितने बहुत सारे जो बच्चों के डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वो बेटर हो जाते हैं सर. बट बेटर हो जाते हैं, बट उस समय तो वो थोड़ा सा उनको परेशानी रहती है पढ़ने लिखने में, आगे नेक्स्ट क्लास में जाने में. हाँ, बहुत परेशानी होती है सर, क्योंकि हमने शुरू में राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन की बात करी. अनफॉर्चुनेटली आवर सोसाइटी, आवर एजुकेशन इज अ लैंग्वेज डोमिनेंट एजुकेशन. हम बच्चों को ABC ऐसे लिखना, ठीक से लिखना, आंसर करना सिखाते हैं. हम बच्चों को सोचना नहीं सिखाते. तो अगर हम बच्चों को सोचना सिखाते तो वो डिसलेक्सिक बच्चा भी उतना अच्छा सोच सकता था. हो सकता है वो ऑटिस्टिक बच्चा को डिफरेंटली बेटर सोच लेता, जो बॉर्डरलाइन जिसको स्पेक्ट्रम है, या ADHD बच्चे की कोई और एबिलिटी बेटर होती. पर जो हमारा लैंग्वेज डोमिनेंट एजुकेशन सिस्टम है ना सर, वो ऐसे बच्चों के लिए फेवरेबल नहीं है. क्योंकि हम मेजर करते हैं कि तूने कितना साफ A लिखा, तूने काउंटिंग कितनी अच्छी लिखी, तूने एडिशन कितनी अच्छी की. हम लाइफ स्किल या लर्निंग या इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करते. तो इसलिए दीज किड्स आर एट अ डिसएडवांटेज. दैट इज वाई अगर हम इन्हें रिकॉग्नाइज करें और इन बच्चों के साथ थेरेपी करें तो ये सिस्टम को बेटर यूज कर पाएंगे. और वो जो डिसएडवांटेज है कि ये खराब स्टूडेंट है, ये नालायक है,
वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। एनीवे वी ऑल नो लेबल इज सो बैड, एक बार लेबल लगा दिया तो आदमी को उठने का मौका भी नहीं मिलता। करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर, ये जो people who are living in urban cities versus people who are living in villages, do you think that there is a difference in their brain health? सर आज से बहुत साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसने ये बताया कि बल्लभगढ़ में इंडो यूएस क्रॉस नेशनल स्टडी थी, जिसने बोला था कि बल्लभगढ़ में दुनिया में डिमेंशिया बहुत कम होता है, भूलने की बीमारी बहुत कम होती है। इट वॉज अ रिमार्केबल स्टडी। बट उस स्टडी और आज में 30 साल बीत गए हैं, तो अब इंडिया में वो सारे प्रॉब्लम्स जो तब बहुत कम थे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी अर्बनाइजेशन विलेजेस में भी बहुत ज्यादा हो गई है। हमारी रील विलेज तक पहुंच गई है हमारा सोशल मीडिया, हमारा टेलीविजन सब वहां पहुंच गया है। तो जो रूरल अर्बन डिवाइड था इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल वो खत्म हो गया है सर। बट अगर हम दोनों लाइफस्टाइल्स की बात करें और उसमें क्या अच्छा बुरा है, हाई ग्रोथ हाई पेस लाइफ जो एक अर्बन टिपिकल लाइफ है, that life leads to a lot of stress. Correct. It leads to a lot of hormonal requirement. It leads to a lot of burden on the brain, which leads to higher blood pressure, higher cholesterol, higher blood sugar, lot of sympathetic discharge, lot of cortisol and adrenaline in the body, poor sleep, which leads to a lot of lifestyle disorders, strokes, heart attacks, dementia. जो रूरल लाइफस्टाइल है, इट इज सपोज टू बी अ लाइफस्टाइल जहाँ पे आप आराम से स्लो पेस पे काम कर रहे हो, इसमें स्ट्रेस कम है, आप सो ज्यादा देर रहे हो, लंबा सो रहे हो, क्योंकि सूरज छिपने के बाद आप जल्दी सोने चले जाते हो, आप खाना डिनर जल्दी खा रहे हो, आपके एंगेजमेंट घर का खाना खा रहे हो, रोज रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं कर रहे, आपके एंगेजमेंट्स बहुत कम है, सिंपल लाइफ है, 2 तरह का काम करना है, फ्रेंड्स के साथ चैट करना है, करके सो जाना है, तो उसमें ओवरऑल बर्डन ऑन माइंड बहुत कम है, उसमें एड्रेनलिन कॉर्टिसोल बहुत कम है। तो वो लाइफस्टाइल ब्रेन के ऊपर लोड कम डालता है, तो उसमें हेडेक्स, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, स्ट्रोक, इन सब के रिस्क जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं सर। इसका एक और कन्वर्स है। अब बहुत सारे लोगों ने, जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था, तो lot of people were forced to live that life in cities also. Correct. And lot of us said कि my life has become better, right? ये सारे problems मेरे कम हो गए। Pollution कम हो गया था। Pollution कम हो गया। बाहर का खाना बंद हो गया। बाहर का खाना बंद हो गया। But जैसे वो गया, we have come back to the same life with a vengeance. मतलब हम पहले से भी ज्यादा करने लगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर गुप्ता कि सम एक्सरसाइजेज एंड गुड फूड फॉर योर ब्रेन क्या हो सकती है? सर सबसे अच्छी चीज़ है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अगर आप 30 मिनट्स रोज वॉक करते हैं, तो आप सोच रहे हैं मेरी बॉडी बेटर हो रही है, मेरी हेल्थ बेटर हो रही है, वो आपका स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम करता है। ये तो छोटी सी बात है सर। बड़ी बात यह है कि जस्ट बाय वॉकिंग सर, वो आपका डिमेंशिया का रिस्क भी कम करता है। जस्ट बाय वॉकिंग 30 मिनट्स एवरी डे, ब्रिस्क वॉक, इट इम्प्रूव सो मेनी ऑफ योर ब्रेन फंक्शन, स्ट्रोक, हेडेक, मेमोरी, डिमेंशिया। अगर आप 45 मिनट्स कर लेते हैं और अच्छा है, बट इवन 30 मिनट्स 150 मिनट्स अ वीक इज अमेजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स। बट हाउ डज इट हेल्प योर ब्रेन? सर क्या होता है कि जब हम वॉक करते हैं, जब हम लेथार्जिक रहते हैं, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो खराब हो जाता है, हमारी सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, और हमारा हार्मोनल बैलेंस जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो हम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करते हैं, विच मीन्स सस्टेन्ड एक्सरसाइज डे अपॉन डे, तो हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हमारा हार्मोनल रेगुलेशन बेटर हो जाता है, हमारे बॉडी के हार्मोनल और ट्रांसमीटर लेवल्स रेगुलेट हो जाते हैं, which have far-reaching effects on our body in general, heart in particular, and brain in particular. So you know, my channel is towards health, fitness, and obviously you know the medical fraternity as well. So I do a lot of podcasts with the people who are fitness influencers. Yes. और मतलब उनका मानना ये है, तो मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ एज अ डॉक्टर, कि उनका मानना ये है कि आप जितना वॉक कर रहे हैं आप उतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपके कुछ ब्रेन में कुछ अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बेटर है ब्रेन के लिए? यू आर राइट इन अ वे, इन दी सेंस के सर दोनों को इक्वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें।
है ना, नहीं है। इक्वेट नहीं करना है दोनों को, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। मैं वॉक कर रहा हूँ, वो मेरी बॉडी को एक तरह का फायदा दे रही है। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे मसल्स को बिल्ड कर रही है, मेरी बॉडी को एक अलग तरह का फायदा दे रही है। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन कर रही है मुझे, है ना, विच मे बी गुड फॉर मी। बट उन दोनों को इक्वेट करना का रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा मेरा थर्ड चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमने बोला कि नेक पेन और बैक पेन बहुत कॉमन है, तो हमें अपने लाइफ में नेक, बैक और शोल्डर एक्सरसाइज को इनबिल्ड करना चाहिए साथ साथ। दैट्स नॉट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट जो डिसऑर्डर सबसे कॉमन है प्रोलॉन्ग सिटिंग और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, उसे भी ऐड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल प्रोग्राम में 30 मिनट्स वॉक जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेबल हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ योर नेक, बैक एंड शोल्डर मसल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको मेजरेबल बेनिफिट्स देती है ना। आप रेस्ट कर रहे हो, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, हम ऐसा सोचते हैं, पर मेरी नेक मेरे हेड का वेट बियर कर रही है, आपकी भी कर रही है, हमारी बैक हमारी बॉडी का वेट बियर कर रही है। तो हम अपने बाइसेप्स तो बना लेते हैं, ठीक है, हम अपनी लेग्स, काफ तो बना लेते हैं, और हमें उससे भी ज्यादा जरूरत है नेक, शोल्डर और बैक मसल्स की, जो हमारा सारा दिन वेट बियर कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि तीनों करें। ठीक है सर। ब्रेन actually controls a lot of different organs, but yet we always stress on back and shoulders and neck. तो ब्रेन का सबसे ज्यादा कनेक्शन इनसे क्यों है सर? इनसे नहीं है सर, हाँ, ब्रेन का कनेक्शन सबसे है, मैं वही कह रहा हूँ। बट क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना हमारा, इसलिए उसके डिसऑर्डर ज्यादा है। जो हमें जैसे नेक पेन है, आपने रियलाइज किया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, शोल्डर पेन, लो बैक पेन बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। तो वो ब्रेन की डेफिशिएंसी से नहीं है, वो हमारे नेक और शोल्डर और बैक मसल्स की ताकत की कमी से है सर। तो अगर हम उनकी एक्सरसाइज को भी अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसे हमारे बाइसेप्स की जरूरत है, हमें वॉक करने की जरूरत है, ऐसे इन मसल्स को भी स्ट्रेंथ की जरूरत है। पर क्योंकि ये पार्ट तो बड़ा नेग्लेक्टेड पार्ट है ना सर, कहीं दिखता भी नहीं है, किसी फोटो में भी नहीं आता ये तो इसलिए इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। ठीक है। और कुछ ऐसे फूड दैट कैन हेल्प योर ब्रेन हेल्दी रह सकता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि फूड से जो हम काम कर लेंगे और दवाई से नहीं करेंगे उतना अच्छा है। दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू टेल पीपल। तो फूड्स जो सर, खासकर विटामिन B12 ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। B12, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि B12 वेजिटेबल से हमें मिलता नहीं है सर। B12 हमें दूध से मिलता है या एनिमल फैट, एनिमल मीट सबसे मिलता है। तो वेजिटेरियन लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है जो दूध नहीं पीते या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। और आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे लोग नहीं लेते, दूध तो बहुत लोग नहीं पीते। तो B12 ब्रेन का मेन विटामिन है। फिर D हमें सिर्फ हम मसल से या बोन से रिलेट करते हैं, टीथ से, पर D हमारी इम्यूनिटी, ब्रेन, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमें धूप से मिलता है सर। फिर जो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिश या फिश ऑयल्स, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन की मेम्ब्रेन्स, जो लिपिड हमने बोला था 60% लिपिड है शुरू में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर नट्स जैसे वॉलनट, आलमंड, ये हमें ऐसे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो हमारी ब्रेन की हेल्थ को बेटर करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बैड को कम करते हैं, खासकर वॉलनट्स। फिर बेरीज में भी ऐसे फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बेटर करते हैं। इसके अलावा एक बैलेंस्ड डाइट विच इज नॉट टू हाई इन सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, टू हाई इन कार्बोहाइड्रेट ऑयल कंटेंट जो कोलेस्ट्रॉल और शुगर को बढ़ाता है, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज फाइबर सर। फाइबर हमारी गट हेल्थ को बेटर करता है। हमारा गट बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जो गट ब्रेन एक्सेस से हमारे माइंड बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो फाइबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट नेग्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। या करेक्ट। बट फाइबर में भी मतलब कोई भी वेजिटेबल्स, सैलेड्स एंड फ्रूट्स is what you're saying, right? फाइबर तो बहुत जगह होता है। हम बात करते हैं आटे और मैदा की, आधे और मैदा में भी तो फाइबर का डिफरेंस होता है ना सर। कवरिंग जो जिसमें फाइबर होता है वो चली जाती है। तो फाइबर इन सो मेनी फॉर्म्स इज वेरी गुड। हमारे इंडियन, आई डोंट नो
what happens outside India, but इंडिया में ये ज़रूर माना जाता है कि आप अखरोट खाएं, वॉलनट खाएं तो उससे ब्रेन शार्प होता है। तो आप क्या समझते हो, क्या ये मिथ है या एक्चुअली में क्या अखरोट कुछ कंट्रीब्यूट करता है आपकी ब्रेन हेल्थ सर पे? अखरोट तो डॉक्यूमेंटेड है सर, क्योंकि अखरोट जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं, तो अखरोट के तो जो बेनिफिट्स हैं वो फार रीचिंग है। बट हमारे लाइफ की जो ट्रेजेडी है वो ये है कि जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो कम टेस्टी होती है, और जो कम अच्छी होती है ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हमारे लोग पिस्ता और काजू खाते हैं और अखरोट नहीं खाते हैं। बट आपके एडवाइस से कितने अखरोट दिन के खाने चाहिए? क्या उसको भिगोकर खाना चाहिए या वैसे ही आप खा सकते अगर आप वैसे भी खाइए, भिगोकर खाइए, दोनों तरह से अच्छा है। सुबह खाइए, शाम को खाइए, जब भी खाइए अच्छा है। अखरोट अगर आप 2 अखरोट और 4 बादाम खा लेते हैं दिन का, इट्स अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ ड्राई फ्रूट फॉर यू। इज इट सेम फॉर अडल्ट्स एंड किड्स, और किड्स के लिए कुछ फर्क होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर सर। मतलब बहुत छोटे बच्चों को आप अखरोट की सर्विंग को आधा कर दीजिए। देखिए ये जो अखरोट और बादाम के बेनिफिट्स है ना, बड़े छोटे बच्चों में इतनी मेजरेबल नहीं होते, पर मेजरेबल तो पूरे ह्यूमन लाइफ में है ना। तो जितना हेल्दी डाइट को हम जितनी जल्दी अपने लाइफ में लाएंगे ना, उतना अच्छा है सर। जब लोगों ने हार्ट डिजीज या स्ट्रोक को स्टडी करा तो उन्होंने रियलाइज करा कि जो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है ना, 20 साल की उम्र में चालू हो जाता है। स्ट्रोक 50-60 साल की उम्र में होता है, पर बीमारी 20 साल में चालू हो जाती है। इसका मतलब जितनी जल्दी हम हेल्थ और फिटनेस की तरफ जाएंगे, उतना फार रीचिंग बेनिफिट हमें मिलेगा। सर एक और बहुत कॉमन टर्म आजकल मैं सुनता हूँ, ब्रेन फॉग, जो काफी यंग जनरेशन में भी पॉपुलर है। तो क्या है ब्रेन फॉग और कैसे इम्पैक्ट करता है? सर ये टर्म कॉइन हुई कोविड के बाद। कोविड में बहुत लोगों ने बोलना चालू करा कि मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है। बेसिकली ब्रेन फॉग डिनोट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स व्हिच इंक्लूड्स लैक ऑफ अटेंशन, फोकस, फीलिंग ऑफ मिक्स्ड थिंग। जैसे ब्रेन में क्लाउड आ गया, जिससे उसका नाम आया ब्रेन फॉग, लैक ऑफ मेमोरी, कंसंट्रेशन। तो वो ब्रेन फॉग कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ओवरवर्क से, स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप से, कोविड इन्फेक्शन से, ब्रेन इन्फेक्शन से, विटामिन डेफिशिएंसी से, जैसे हमने बात की B12 की। तो कई सारी इन चीज़ों से हमें ब्रेन में ऐसा लग सकता है कि हम अपने डेली लाइफ में एडिक्वेटली अपने ब्रेन से काम नहीं कर पा रहे, हमें फोकस नहीं मिल रहा, कंसंट्रेशन नहीं मिल रही, हम उतना शार्प सोच नहीं पा रहे जितना पहले सोचते थे, चीज़ें दिमाग में मिक्सअप हो रही हैं। दैट इज व्हाट ब्रेन फॉग इज ऑल अबाउट। इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं? एक तो मेरे को समझ में आया जो आप बोल रहे हो कि B12 की डेफिशिएंसी हो गई या विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई, वो तो हम मतलब खाकर कुछ उसको कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। बट ये जो मेडिटेशन है, योगा है, क्या उससे कुछ हमारे ब्रेन पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है? आपने बहुत अच्छी बात कही सर। देखिए पहली चीज है बैलेंस डाइट। अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। एक कंपोनेंट को हमने एड्रेस कर लिया। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हमने डिस्कस किया है कि ब्रेन के ट्रांसमीटर्स को वीक कर देती है। उनको ओवर यूज करके जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ट्रांसमीटर बचते हैं उन्हें कम कर देती है। तो हम जितना अपने लाइफ को डी क्लटर करेंगे, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, लेस इंपॉर्टेंट चीजों को क्वालिफाई कर पाएंगे और गैर जरूरी चीजों को मेन फ्रेम से हटाते जाएंगे, उतना हमारे ब्रेन के ऊपर लोड कम होगा और नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं वो कम हो जाएंगी। तो उस तरह से हम अपने ब्रेन को बेटर यूज कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग कम करके एक टास्क पे जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतनी बेटर हमारी कंसंट्रेशन होगी। फिर हॉबीज या प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो वो हमारे ब्रेन को रिचार्ज करेंगी। जैसे हम कभी कभी अपने लैपटॉप को रिबूट करते हैं क्योंकि वो थक जाता है, ओवरहैंग हो जाता है, ऐसा ही कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी करना, हॉबी करना हमारे माइंड को रिबूट करता है। मेडिटेशन हमारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करती है। योगा हमारी माइंड बॉडी ब्रीदिंग सिनर्जी को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ जाके उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ब्रेन फॉग से सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेमोरी लॉस भी क्या इसी का ही कारण है? क्योंकि बहुत ही यंग जनरेशन में भी मैं आजकल देखता हूँ। इनफैक्ट मैंने एक और न्यूरोलॉजिस्ट के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि कई मतलब एक केस उन्होंने ऐसा बताया कि वो
बाइक लेके जाता है और बाइक की चाबी रखकर भूल जाता है या बाइक ही वहीं छोड़ आता है, तो ये मेमोरी लॉस भी बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहा है क्या सर? बहुत कॉमन इसलिए है सर क्योंकि हमारे ब्रेन के ऊपर अटेंशन लेने वाली चीजें बहुत बढ़ गई हैं। यंग लोगों में जो मेमोरी लॉस होता है वो सीरियस और डिमेंशिया वगैरह की वजह से यूजुअली नहीं होता, वो स्यूडो डिमेंशिया की वजह से होता है। क्या है स्यूडो डिमेंशिया? बेसिकली क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ पर मैं सोच रहा हूँ नीचे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, मेरे घर पे क्या हो रहा है, मेरा बॉस क्या कह रहा है। मेरे दिमाग पे इतने सारे इम्पल्सेस एक साथ चल रहे हैं कि जो मैं प्रेजेंट है उसमें अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ। आप जो मुझे बता रहे हैं मैं उसे सुन तो रहा हूँ पर वो मेरे ब्रेन के अंदर नहीं जा रहा, रजिस्टर नहीं कर पा तो रहे। मेरे ब्रेन के कंप्यूटर में ये वाला डेटा सेव ही नहीं हो रहा। तो जब वो मेरे ब्रेन के कंप्यूटर में सेव ही नहीं होगा तो मैं उसे रिकॉल कैसे करूंगा? तो एक्चुअली आज की डेट में हम बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हुए या बहुत सारी चीजें करते हुए या दिमाग में सोच चलने की वजह से या रील्स देखते देखते डिस्ट्रैक्ट होते हुए हम अपनी वाइफ की बात सुन रहे हैं और साथ में रील देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रही है। तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर ही नहीं कर रहे, या अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो हम उसे ठीक से सेव ही नहीं कर रहे। तो जैसे हमें कंप्यूटर में फाइल को सेव नहीं करते तो फिर वो फाइल हमें मिलती नहीं है। तो हम अपने ब्रेन में इंपॉर्टेंट डेटा को ठीक से सेव नहीं कर रहे। क्यों हो रहा है सर ऐसा कि ब्रेन में डिफरेंट वेवलेंथ्स चल रही हैं जिसमें आप ये भी सोच रहे हो वो भी सोच रहे हो एक ही समय पर? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे ब्रेन के साथ? सर क्योंकि हम बहुत सारी जगह में एक साथ रहना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजों में एक साथ होना चाहते हैं जिसके लिए हमारा ब्रेन बना नहीं है। हमारा ब्रेन बना है फोकस करने के लिए। मैं एक दिन में 4 काम भी कर सकता हूं पर मुझे एक काम पे तो एक बार में फोकस करना चाहिए ना सर। तो इसलिए अगर मैं प्रेजेंट में सोचूं और अपने माइंड की फुल अटेंशन हर चीज को दूं तो हो सकता है मैं वो जो काम 20 मिनट में कर रहा हूं 10 ही मिनट में कर लूं और अगले 10 मिनट्स में दूसरा काम भी कर लूं। तो अगर हम ओवर थिंकिंग को कम कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग को कम कर पाएंगे और अपने टाइम को इननेन एक्टिविटीज में वेस्ट नहीं करेंगे जो हमारे माइंड को पॉजिटिवली स्टिमुलेट नहीं कर रही, इनफैक्ट कुछ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग गेम्स, हॉबीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने माइंड को बेटर कर पाएंगे। कुछ और ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम करें जिससे हमारा जो फोकस है वो मल्टीटास्किंग ना करके एक पर्टिकुलर काम पर रहे? सर अपने आप को डिसर्न करना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। मुझे अपना प्राइम फोकस कहाँ लगाना है, सेकेंडरी फोकस कहाँ लगाना है, लास्ट फोकस कहाँ लगाना है। जब हम चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे और भगदड़ में चीजें नहीं करेंगे तो हम ये सब कर पाएंगे। दूसरा, हॉबी या एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है सर। 30 मिनट्स ऐसी चीजों में जो मेरे ब्रेन को फॉर्मेट कर दे, मेरे ब्रेन के सारे खुले हुए वेरियस प्रोग्राम्स को कुछ देर के लिए बंद कर दे, मेरे ब्रेन में एंडोर्फिन सिक्रीट करे जो मेरे ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक दे, वो करना बहुत जरूरी है सर। जितना हम वो सब करेंगे और लोगों से रियल लाइफ में सोशली एंगेज करेंगे उतना बेटर कर पाएंगे इसको। सर इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री में आप क्या और आगे चेंजेस देखते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी? एक चेंज जो मैं देखता हूँ, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, रोबोट्स का अडॉप्शन, एआई का अडॉप्शन, जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को थ्रेटन नहीं करेगा पर बेटर करेगा। दूसरा मैं देखता हूँ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग इंश्योर्ड होंगे तो बेटर हॉस्पिटल्स का फ़ायदा उठा पाएंगे, बेटर मेडिसिन को एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड, टेलीमेडिसिन से हम अच्छी मेडिसिन को दूर दूर तक पहुंचा पाएंगे। हम बहुत सारे टेलीमेडिसिन सेंटर्स भी खोल रहे हैं तो हम वो सारे सेंटर्स में वो मेडिसिन को दूर ले जा पाएंगे। बेटर रेगुलेशन से सिस्टम्स को बेटर ड्राइव कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन हेल्थ केयर का बेस्ट टाइम अभी आने वाला है। अभी आने वाला है। सर अब मतलब एक क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये क्वेश्चंस मेरे को डीएम में करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ। तो उनका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट वो मुझको भेजते हैं कि हमें, या मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, कॉमन पीपल who come as a patient in a hospital and meet a doctor, so they always say and claim that the doctors aren't giving them enough time when they're coming for a clinical examination or whatever. तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? And do you think that it is going to change, or it is because of lot of pressure, lot of patients in a day and the staff is less?
क्यों होता है ऐसा? सो देखिए, दो चीज़ें हैं कि इंडिया में मेडिकल सर्विसेज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक जगह पे ज़्यादा लोग हैं और कुछ जगह पे कम लोग हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल विद द सेम डॉक्टर। तो टाइम तो लिमिटेड है और डॉक्टर जनरली बहुत कम। मैंने बताया पार्किंसंस का पेशेंट अंदर आया, वी कैन डायग्नोज बाय द टाइम ही रीचेज अस। या तो experienced doctors are able to decide very fast what is happening because they have seen those patterns over years going through. तो वो उनका प्रोसेसर बहुत तेज काम करता है। दूसरा, ये अगर आप ये दो चीज़ों को मिलाएं तो आप रियलाइज करेंगे कि टाइम कम हो जाता है। बट आप डॉक्टर से अपने पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछ के, अपनी चीज़ें पूछ के, यू कैन ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट टू नो। जैसे हमसे कोई अगर 4 क्वेश्चन पूछेगा तो वी विल आंसर देम टू देयर सेटिस्फैक्शन। So you should be able to clear your doubts, ask your questions to your doctor. Most good doctors will not mind it कि आप उनसे ये चीज़ क्यों जानना चाह रहे हो, because a educated person is always better than a non-educated patient. और you can always, अगर आपको डॉक्टर की कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर को तो सब पता है, तो he may have a feeling कि आपको समझ में आ गया है, पर आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो आप उससे दोबारा पूछ लीजिए और you can ask for an explanation which the doctor should be हैप्पी टू गिव यू कि इसका ये एक्सप्लेनेशन है, या आप कुछ और जानना चाहते हो तो वो आप जान सकते हो, तो वो होना चाहिए सर। नहीं सर, बट जैसे यू आर द हेड ऑफ न्यूरोलॉजी है, जब आप बोल रहे थे कि आप अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, सो डू यू डू सम सॉर्ट ऑफ सेशंस वेयर इन यू train your subordinates and the junior doctors how to behave or how to attend a patient in terms, because typically they only have to ask. When a patient is walking in into a clinic or into a hospital, they only have to ask. One, that the doctor is giving the accurate information to them and they're spending time so that they can answer all their questions. Number two, that they're not being fooled with various tests and समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कुछ उस पर भी काम होता है हॉस्पिटल्स में। दो चीजें सर, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये सब लोगों के दिमाग में ये सवाल दो कॉमन क्वेश्चन सभी के ही होता है। सो वन, वी ट्रेन आवर जूनियर्स टू डू बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन व्हिच वेयर बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन। मैंने बोला ना सर कि एआई आपको दवाई दे देगा, पर दवाई के साथ जो और मिलना चाहिए वो नहीं देगा ना। तो डॉक्टर का काम है कि एक हेडेक के मरीज को 2 दवाइयां लिखने के साथ साथ समझाना कि वो अपने हेडेक को कैसे ठीक कर सकता है, या एक उसकी जो थॉट प्रोसेस है और आपस में रैपो बना के उसको एक फीलिंग देना कि वो अब ठीक हो जाएगा। वो भी तो डॉक्टर का काम है ना सर। हमारे पास बहुत लोग आके बोलते हैं कि मैं आपको देख के ठीक हो गया। समटाइम डॉक्टर इज द मेडिसिन इटसेल्फ। मैं तो बस यही इसी एक्सपीरियंस के लिए आपके पास आया था। दवाई तो आप कुछ भी लिख दो, पर मैं इस एक्सपीरियंस के लिए आपके पास आई हूँ। मेरे साथ ऑलमोस्ट दिन में एक बार ऐसा होता है सर। ये तो एक पार्ट है सर। दूसरा पार्ट है ना, टेस्ट को लेके प्रॉब्लम कहाँ है। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया, अगर मैं एमआरआई नहीं लिखता उसका, तो वो सोचता है कि सर ने मेरा टेस्ट ही नहीं कराया, कैसे पता लगा कि उनको माइग्रेन है। एक दूसरा सोचता है कि यार जब पता ही है माइग्रेन तो टेस्ट क्यों कराया। हाँ, नहीं, आपकी बात भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट, राइट। तो इसमें बेटर डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह का इलाज चाहते हो। हम जैसे बहुत सारे लोगों को हमें मालूम है 2 साल का हेडेक है, माइग्रेन लिखते हैं, ये एमआरआई लिखा हुआ है और आप पहले 20 दिन दवाई खा लो, नहीं ठीक हुआ तो फिर करा लेंगे। तो उससे वो एमआरआई अगर जरूरत होता है तभी होता है, वैसे नहीं होता। बट सपोज कोई मुझे आके बोलता है कि मुझे डायग्नोसिस चाहिए कि पार्किंसंस है कि नहीं, तो वो बिना टेस्ट के तो कंफर्म नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आंसर करने का जो बेस्ट तरीका है कि जितना हम डॉक्टर पेशेंट डिस्कशन पे वो लगाएंगे, तो वी कैन डिसाइड कि कौन कम टेस्ट से ट्रीट होना चाहता है और कौन ज्यादा टेस्ट से ट्रीट होना चाहता है। क्योंकि सबके पास रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे देश में, और सबकी मेंटेशन भी अलग अलग है। हो सकता है मेरे को ये शांति ना मिले कि मेरा ब्रेन नॉर्मल है जब तक मेरा एमआरआई ना हो, है ना। सो वी शुड बी एबल टू डिसर्न, और हम जजमेंट करके डिसाइड कर सकें कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस इस केस में होनी चाहिए। नो, आई एग्री विद यू दैट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। किसी को जैसा आपने बोला कि जब तक आप कोई पेशेंट ये सोचेगा एमआरआई कराया नहीं, ऐसे बोल दिए कि ये प्रॉब्लम है, कई लोग बोलेंगे कि जबरदस्ती एमआरआई करा रहे हैं। तो आई एम श्योर दैट व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, and I also feel that in a nutshell what you saying
that there should be a good discussion between the doctor and the patient, but that requires time. So coming back again to my first question, कि time कैसे आप मतलब अपने junior team को train करते कि that you should give more time Sir, to the patient? it requires time and it also requires clarity. देखो, अगर आपको clarity है तो आप वही चीज कम टाइम में भी कर सकते हो, है ना? आपको कितनी क्लैरिटी है, आप अपनी बात कितने फ्यूअर वर्ड्स में कन्वे कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो आइडियल सिचुएशन ये है कि डॉक्टर पेशेंट को उसकी सेटिस्फैक्शन के अनुसार टाइम दे और अपनी बात क्लैरिटी से और सिंसियरिटी से समझाए, ताकि उसको समझ में आए कि मैं ये करूंगा तो क्या है, नहीं करूंगा तो क्या है, आई कैन डिसाइड, है ना? तो वो जितना क्लियर डिस्कशन होगा और जितना ऑनेस्ट डिस्कशन होगा उतना बेटर है डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी जो मेरे पास आता है वो मेरे अंदर एक सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ढूंढता है, क्योंकि वो मेरी मेडिकल नॉलेज को हमेशा इवैल्यूएट करना नहीं चाहता. वो तो एक ट्रस्ट के साथ मेरे पास आया है. तो मेरी जितनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी उसके प्रति रहेगी उतना बेटर मैं उसका इलाज कर पाऊंगा, उतने कम टेस्ट के साथ शायद उसका इलाज कर पाऊंगा और उतनी हैप्पीनेस के साथ वो दवाई खाएगा तो वो दवाई ज्यादा असर करेगी. नहीं, I think I agree with you. So before we wrap up, if you have any final tip that you would like to give away to our viewers? I have two things to say, sir. Doctor relationship, patient relationship is based on trust, and trust is the biggest thing that binds doctors and patients. हम उसको म्यूचुअली जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस हो सकता है, और उसके लिए डॉक्टर को भी कदम उठाना है, पेशेंट को भी कदम उठाना है. एंड वी ट्राई टू वर्क अपॉन इट एज मच एज वी कैन एंड वी ट्राई टू स्ट्रेच आवरसेल्व्स टू अचीव दैट. सबको ये करना चाहिए, और मोस्ट डॉक्टर्स आर हैप्पी टू गिव यू इंफॉर्मेशन. इफ यू समटाइम्स दे मे नॉट रिमेंबर टू गिव इट टू यू, दे मे थिंक आपको समझ में आ गया, पर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज उनसे जरूर पूछ लें, क्लैरिफाई कर लें. दूसरा, दवाई खाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब बीमारी हो तो उसको टाइम से ट्रीट करें, इफेक्टिवली ट्रीट करें, पर प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज है. तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, हेल्दी डाइट, गुड मेंटल हेल्थ, फिटनेस एंड एक्सरसाइज इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ गुड एंड हैप्पी लाइफ. एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, गुड लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ, जिसके लिए हम सबको मेहनत और थोड़ा सा एफर्ट, डिसिप्लिन पे रहना पड़ेगा जरूर से. Well, on that note, thank you so much, sir, for sharing your invaluable experiences and insight about our brain health. We thank you so much. और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी ये काफ़ी शो पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट करें. जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी आप उसको भी हमें कमेंट करके बताएं, या आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड वी विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच, सर. Thank you, sir. Thank you. And if there are questions which are directed to us, we will be very happy to send back answers to the show. Yeah. So that you can receive those answers. Yeah. So you will be anyways collaborated on Yeah, our so absolutely. Sir. this thing. So if the viewers will have any questions, they will directly come. We'll be very, very happy to answer and address any of those things, sir. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, viewers. Thank you, sir. Huge Bye-bye. pleasure, sir.